दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में देश की सबसे शक्तिशाली अदालत के जजों को आखिर कौन चुनता है? क्या उन्हें सरकार चुनती है या फिर जनता वोट देती है? नहीं, इसका जवाब ना थोड़ा हैरान करने वाला है। यहाँ जज ही जजेस को चुनते हैं। हाँ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में। बिल्कुल, मतलब जब हम किसी देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत क्लियर पिक्चर आती है कि एक संविधान होगा, एक रूल बुक होगी और हर एक अपॉइंटमेंट उसी रूल बुक के हिसाब से चलेगा। राइट। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो इस सारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल पलट देता है। आज हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स और इन्फोग्राफिक्स हैं जिनकी मदद से हम इंडियन जुडिशरी के एक ऐसे इनविजिबल सिस्टम का गहरा विश्लेषण करेंगे जो सच में उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना कि शक्तिशाली। हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम की। सही कहा। ये जो आज की हमारी डीप डाइव है, ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स और देश के लीगल फ्रेमवर्क को समझने की चाह रखने वाले किसी भी लर्नर के लिए डिजाइन की गई है, ताकि बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के हम इस टॉपिक की जड़ तक पहुंच सकें। और पता है, इस विषय को सिर्फ किसी एग्जाम के सिलेबस का एक हिस्सा मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब मैं इन सोर्सेस को सामने रखकर देख रही थी तो समझ आता है कि ये एक्चुअल में एक जिंदा और सांस लेता हुआ पावर प्ले है। पावर प्ले? अच्छा। हाँ, मतलब ये मुद्दा इस बात पर रोशनी डालता है कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में सरकार और न्यायपालिका यानी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच का जो शक्ति का संतुलन है वो ग्राउंड रियलिटी में कैसे मेंटेन होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर ना रोज एक नई टेंशन क्रिएट होती है और फिर उसका रेजोल्यूशन निकलता है। वाह, चलिए फिर इस पर थोड़ा गौर करते हैं, क्योंकि जब मैंने इन सोर्सेस के पहले पन्ने को देखा तो मेरा सबसे बड़ा आहा मोमेंट वहीं पर था। अच्छा, कौन सा पॉइंट था वो? मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे संविधान का कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जहां कॉलेजियम की पूरी डेफिनेशन लिखी होगी, लेकिन हमारे सोर्सेस सबसे पहले इसी अजम्पशन को तोड़ देते हैं। बिल्कुल। नोट्स में बहुत क्लियरली हाईलाइट किया गया है कि कॉलेजियम सिस्टम किसी भी पार्लियामेंट्री एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन द्वारा नहीं बनाया गया है। मतलब जिस देश की सबसे बड़ी जुडिशियल सिस्टम इस प्रोसेस पर चल रही है, वो उस देश की सबसे बड़ी रूल बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही निकल कर आती है कि संविधान के ओरिजिनल टेक्स्ट में कॉलेजियम जैसा शब्द ढूंढने पर भी नहीं मिलता। इन सोर्सेस के अनुसार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे संविधान निर्माताओं ने लिख कर दिया हो। राइट। बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ही दिए गए जजमेंट्स के माध्यम से इवॉल्व किया है। यानी समय के साथ साथ अलग अलग केसेस में कोर्ट ने जो फैसले सुनाए ना, उन्हीं फैसलों ने मिलकर इस पूरे आकार को बनाया जिसे आज हम कॉलेजियम कहते हैं। ये सच में दिमाग को चकराने वाला कॉन्सेप्ट है। मैं ना इसको ऐसे सोचने की कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब है। हाँ, प्राइवेट क्लब। उस क्लब की एक ओरिजिनल फाउंडेशन रूल बुक बनी थी जिसमें नए मेंबर्स को लाने का एक बेसिक तरीका लिखा था, लेकिन समय के साथ उस क्लब के एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने खुद ही मिलकर आपस में डिसाइड कर लिया कि आगे से नया मेंबर कौन बनेगा, उसको एंट्री कैसे मिलेगी, और उसके नए और कॉम्प्लेक्स रूल्स हम खुद ही तैयार करेंगे। एग्जैक्टली। जबकि उस ओरिजिनल रूल बुक में इन नए रूल्स का कोई जिक्र ही नहीं था। तो अगर कॉलेजियम शब्द उस ओरिजिनल रूल बुक में यानी संविधान में था ही नहीं, तो वहां आखिर जजों की नियुक्ति के बारे में स्पेसिफिकली लिखा क्या गया था? ये जो आपने प्राइवेट क्लब वाली एनालॉजी दी ना, ये बहुत हद तक इस स्थिति को बयान करती है। इसी वजह से हमें उस फाउंडेशन पर वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। अगर इस क्लब के एवोल्यूशन को सच में समझना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली क्या बेसलाइन पाई की थी। सही। संविधान लिखने वालों ने आखिर क्या सोचकर नियम बनाए थे जिनसे आगे चलकर इस कॉलेजियम सिस्टम ने आकार लिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो आइए उन फाउंडेशनल प्रोविजंस पर बात करते हैं। सोर्सेज में ना दो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है जो जजों की नियुक्ति से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। हाँ, आर्टिकल 124। संविधान का ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके जजों के अपॉइंटमेंट प्रोसेस का आधार है। इस प्रोविजन के बिना देश की सबसे बड़ी अदालत का कोई वजूद ही नहीं है। और इसमें जो सब क्लॉज है आर्टिकल 124(2) वो क्लियरली स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। राइट।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जरूरी जजेस के साथ कंसल्टेशन करके, यानी परामर्श करके। मतलब राष्ट्रपति, जो कि इफेक्टिवली सरकार का चेहरा होते हैं, वो सीजेआई से सलाह लेंगे और उसके बाद अपॉइंटमेंट फाइनल करेंगे। उसके साथ ही अगर हम स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट की तरफ बढ़ें तो वहां आर्टिकल 217 लागू होता है। इस प्रोविजन के अनुसार हाई कोर्ट के जजों को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ कंसल्टेशन का दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक हाई कोर्ट जज की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस राज्य के गवर्नर और उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ परामर्श करना होता है। Yes, where it gets really interesting. अब यहां पर आके पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दोनों ही आर्टिकल्स, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की, उनमें एक वर्ड बिल्कुल कॉमन है और वो है कंसल्टेशन। हाँ, कंसल्टेशन। संविधान स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि सरकार जजों से सिर्फ कंसल्ट करेगी, उनकी सलाह लेगी। आम जिंदगी में भी अगर हम सोचें तो कंसल्टेशन का मतलब एडवाइस लेना होता है। ये तो नहीं होता कि जिसने एडवाइस दी उसकी बात ब्लाइंडली फॉलो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। तो अगर संविधान का टेक्स्ट इतना प्लेन और सिंपल है, तो आज के टाइम में जजों के पास अपॉइंटमेंट्स का फाइनल डिसीजन लेने की इतनी शक्ति, ऐसी मोनोपोलाइज्ड पावर आखिर आई कहां से? देखिए, इस कैसे और कहां से का जवाब ही हमारे देश के लीगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये बदलाव किसी एक सुबह अचानक से नहीं हो गया था। इसकी शुरुआत होती है 1981 से। हमारे सोर्सेज इस दौर के एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट को हाईलाइट करते हैं। द फर्स्ट जजेस केस। द फर्स्ट जजेस केस। हाँ। 1981 का ये केस पावर डायनामिक्स के नजरिए से एक वाटरशेड मोमेंट था। मैंने इस 1981 वाले केस के नोट्स पढ़े थे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त रूल किया कि जजों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के मामले में सीजेआई को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर प्राइमेसी यानी प्रधानता प्राप्त नहीं है। What's fascinating here is कि इसे थोड़ा टेक्निकल नजर से देखें तो इसका मतलब यह था कि कंसल्टेशन प्रोसेस में सीजेआई और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस दोनों का वजन बराबर माना जाएगा। ओके। किसी एक का ओपिनियन दूसरे को ऑटोमेटिक तरीके से ओवरराइड नहीं करेगा। लेकिन 1981 के इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा वो था जिसने आने वाले कई सालों के लिए जुडिशरी और सरकार के बीच का रास्ता तय किया। वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। यानी आपसे सलाह लेने का मतलब ये नहीं है कि मुझे आपकी सहमति की जरूरत है। Really? अगर 1981 में कोर्ट ने खुद ये कहा कि कंसल्टेशन का मतलब उनकी बात मानना नहीं है, तो फिर उस वक्त फाइनल पावर आखिर किसके पास थी? सरकार के पास या कोर्ट के पास? उस वक्त शक्ति का पल्ला पूरी तरह से सरकार की तरफ झुका हुआ था। मतलब 1981 में पावर डायनामिक्स अलग थे। उस समय सरकार ये कह सकती थी कि हमने आपकी सलाह सुन ली, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा होगा। हाँ, एग्जैक्टली। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद फॉर्मली इस बात को एक्नॉलेज किया था कि संविधान के टेक्स्ट के हिसाब से जुडिशियल एडवाइस सिर्फ एक एडवाइस है, उसका बाइंडिंग होना यानी सरकार पर बाध्यकारी होना जरूरी नहीं है। अगर सरकार और सीजेआई के बीच किसी जज के नाम पर सहमति नहीं बन पाती थी तो फॉर्मली सरकार की मर्जी ही आगे बढ़ती थी। ये तो एक बहुत बड़ा रेवलेशन है, लेकिन हमारे सोर्सेज तो बताते हैं कि आज का सिस्टम इसके बिल्कुल उलट काम करता है, जहां फाइनल से जजेस का होता है। तो ये पलटी आखिर मारी कब गई? 1981 के इस केस के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये कंसल्टेशन अचानक से कंकरेंस में तब्दील हो गया? ये ट्रांजिशन समझना ही ना कॉलेजियम के अस्तित्व को समझना है। देखिए, 1970 और 1980 के दशक में देश के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल बदलाव आए। उस दौर में जुडिशरी को ऐसा महसूस होने लगा था कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में बहुत ज्यादा सियासी दखल दे रही है। अच्छा। जजों के ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट्स में पॉलिटिकल बायस दिखने लगा था। इसी दखलंदाजी से अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए जुडिशरी ने कोर्स करेक्ट करने का फैसला किया। आने वाले सालों में स्पेसिफिकली 1993 के सेकेंड जजेस केस और 1998 के थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1981 के फैसले को पलट दिया। ओह वाह, खुद के फैसले को ही पलट दिया? हाँ, कोर्ट ने महसूस किया कि अगर न्यायपालिका को पक्षपात से बचाना है तो कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होना ही पड़ेगा। यानी जजों की नियुक्ति में आखिरी फैसला जजों का ही होना चाहिए, ताकि सरकार अपनी मर्जी के जजों को सिस्टम में ना भर सके। और यहीं से
उस इनविजिबल सिस्टम यानी कॉलेजियम का जन्म हुआ। अब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि जुडिशरी द्वारा अपना अस्तित्व और अपनी निष्पक्षता बचाने की एक इंस्टीट्यूशनल कोशिश थी। बिल्कुल। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि फर्स्ट जजेस केस से निकलकर सब्सिक्वेंट केसेस तक पावर शिफ्ट कैसे हुई, आइए इस बात पर गौर करते हैं कि आज के समय में ये सिस्टम ग्राउंड पर काम कैसे करता है। इन सभी बदलावों के बाद आज की डेट में ये कॉलेजियन स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? आज का जो आर्किटेक्चर है वो टेक्निकली बहुत क्लियरली डिफाइंड हो चुका है, भले ही वो संविधान के ओरिजिनल पन्नों पर ना मिलता हो। हमारे सोर्सेज इस स्ट्रक्चर को 2 अलग-अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक टॉप लेवल पर एससी कॉलेजियम और दूसरा स्टेट लेवल्स पर हाई कोर्ट कॉलेजियम्स। राइट। अगर हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कॉम्पोजिशन को देखें तो सोर्सेज क्लियरली मेंशन करते हैं कि इस कमिटी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सबसे सीनियर जजों को इसमें शामिल किया जाता है। हाँ, कुल मिलाकर ये 5 लोगों का एक कोर ग्रुप बन जाता है जो देश के सबसे बड़े जुडिशियल फैसले लेता है। और इसी के पैरेलल अगर स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट कॉलेजियम को देखा जाए तो वहां की कमेटी थोड़ी छोटी होती है। उसे उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेड करते हैं और उनके साथ उस हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंकिंग मैकेनिज्म है जिसके बारे में सोर्सेज एक्सप्लिसिटली बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम ने अपने हिसाब से किसी वकील या जज का नाम तय किया और उस फाइल को सीधा सरकार के पास भेज दिया अपॉइंटमेंट के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रक्चर एक बहुत स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है। सोर्सेज कहते हैं कि हाई कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस को सरकार के पास भेजने से पहले उसे सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से अप्रूव करवाना जरूरी होता है। सही कहा। ये बीच का स्टेप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्टर का काम करता है। हाई कोर्ट लेवल पर जजों को ये बखूबी पता होता है कि उनके राज्य में कौन सा वकील या लोअर कोर्ट का जज कैसा परफॉर्म कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी की समझ उन्हें होती है, इसलिए पहला नाम वही प्रपोज करते हैं। लेकिन एक देशव्यापी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए और किसी भी लोकल पक्षपात को रोकने के लिए वो सारे नाम पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास आते हैं। जब वहां बैठे 5 सबसे सीनियर जजेस उस लिस्ट पर अपना अप्रूवल देते हैं, सिर्फ तब जाकर वो लिस्ट सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के पास भेजी जाती है। ओके, तो क्या हम इसे एक कॉर्पोरेट हायरिंग प्रोसेस की तरह देख सकते हैं? कॉर्पोरेट हायरिंग कैसे? मतलब हाई कोर्ट कॉलेजियम एक रीजनल ब्रांच की तरह कैंडिडेट चुन रहा है, लेकिन फाइनल स्टैंप हेडक्वार्टर से लगता है यानी एससी कॉलेजियम से, और उसके बाद ही फाइल अपॉइंटमेंट लेटर के लिए सीओ यानी सरकार के पास आगे बढ़ती है। लेकिन इस एनालॉजी में एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट है। इस कंपनी का सीईओ उन प्रमोशंस को कैंसिल नहीं कर सकता। सीईओ ज्यादा से ज्यादा उनका एक बैकग्राउंड चेक करवा सकता है। क्या ये स्थिति एक्चुअल में ऐसी ही है? ये एनालॉजी इस इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। बिल्कुल यही होता है। जब एससी कॉलेजियम से पास होकर फाइल आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेस्क पर आती है, तो क्या सरकार सिर्फ एक रबर स्टैंप है? ये एक ऑब्वियस सवाल है। हाँ, बिल्कुल। पर सच ये है कि सरकार का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। वो उसे सीधे तौर पर रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लिमिटेड रोल का मतलब जीरो पावर नहीं होता। सरकार के पास एक बहुत अहम ताकत होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी इंक्वायरी कंडक्ट करवाने की। अच्छा, आईबी इंक्वायरी। हाँ, फाइल आने के बाद सरकार आईबी से उन सारे कैंडिडेट्स पर एक डीप बैकग्राउंड चेक करवाती है। जिसका मतलब है कि आईबी ये चेक करती होगी कि जिस व्यक्ति को इतने बड़े और सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बिठाया जा रहा है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, कहीं उसका किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कनेक्शन तो नहीं, या उसकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी में कोई खोट तो नहीं। ये तो एक देश की सुरक्षा और जुडिशरी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी कदम लगता है। 100% जरूरी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जज बना दिया जाए जिसकी इंटेग्रिटी पर डाउट हो, तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सकता है। इसलिए आईबी रिपोर्ट के आधार पर या किसी और ठोस प्रशासनिक कारण से अगर सरकार को लगता है कि कोई स्पेसिफिक नाम फिलहाल ठीक नहीं है, तो उनके पास एक फॉर्मल काउंटर एक्शन का अधिकार होता है। वो क्या है? सरकार उन नामों को रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को वापस भेज सकती हैं। वो बता सकते हैं कि उन्हें किस बात पर ऑब्जेक्शन है और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पर एक बार फिर से विचार किया जाए। ओह, तो कहानी फिर से घूमकर उसी पॉइंट पर आ गई। फाइल सरकार की टेबल से वापस कॉलेजियम की टेबल पर पहुंच गई। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? लेकिन सोर्सेज यहां पर एक ऐसा नियम सामने रखते हैं जो इस पूरे पावर डायनामिक्स को पलट कर रख देता है। हम इसे
द अल्टीमेट रूल कह सकते हैं। हाँ, द अल्टीमेट रूल। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उन सारे ऑब्जेक्शंस को पढ़ता है और उसके बाद भी अपने ओरिजिनल डिसीजन को रीइटरेट करता है, यानी उस नाम को दोबारा सरकार के पास भेजता है कि हमारा पहला फैसला ही सही है, तब सरकार क्या कर सकती है? तब जब कॉलेजियम फाइल को रीइटरेट कर देता है तो वहां पर सरकार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे सोर्सेज इस बारे में एकदम स्पष्ट हैं। उनमें लिखा है कि इफ द कॉलेजियम reiterates its recommendation, the Goa High must appoint the recommended judge. मस्ट अपॉइंट। हाँ, यहाँ इस मस्ट वर्ड की ताकत बहुत बड़ी है। अगर नाम दोबारा आगे भेज दिया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संवैधानिक तौर पर बाध्य है कि उन्हें उस जज का अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। उस पॉइंट के बाद सरकार के पास ना कोई वीटो होता है और ना ही फाइल रोकने का कोई कानूनी अधिकार। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सरकार के पास वीटो तो है, लेकिन कॉलेजियम उस वीटो को ओवरराइड कर सकता है। ये एक अनोखा पावर प्ले है। ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकती है, पर फाइनल आउटकम सिर्फ और सिर्फ जजेस ही तय करेंगे। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर तो समझ आता है कि ये एक बहुत ही डेलिकेट चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश थी। एक आज़ाद डेमोक्रेसी में जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से मुक्त होना बहुत जरूरी है। सही बात है। अगर सरकार के पास आईबी इंक्वायरी का फिल्टर है तो वो करप्ट लोगों को सिस्टम में आने से रोकने के लिए है, पर अगर सरकार को ये ताकत दे दी जाती कि वो परमानेंटली किसी को भी रिजेक्ट कर दे तो इसका इस्तेमाल उन जजों को रोकने के लिए भी हो सकता था जो सरकार के खिलाफ फैसले सुनाते हैं। मेक सेंस। इसी खतरे को टालने के लिए और न्यायपालिका की आज़ादी को जिंदा रखने के लिए आखिरी फैसले की ताकत कॉन्शियसली कॉलेजियम के पास रखी गई है। पर जुडिशरी की निष्पक्षता उससे भी ज्यादा बुनियादी जरूरत है। चलिए, आज की इस गहरी चर्चा में हमने सोर्सेस से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है उसे एक बार तेजी से समेट लेते हैं ताकि किसी का भी कोई पॉइंट छूट ना जाए। जरूर। सबसे अहम और पहली बात, कॉलेजियम सिस्टम किसी संवैधानिक प्रावधान या लॉ से नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लगातार दिए गए फैसलों का नतीजा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और 217 में शब्द कंसल्टेशन का इस्तेमाल हुआ है, जो ओरिजिनली एक एडवाइस की तरह देखा जाता था, जैसा कि 1981 के फर्स्ट जजेस केस में क्लियर किया गया था। राइट। लेकिन बाद में जुडिशल आज़ादी को मेंटेन करने के लिए इस कंसल्टेशन को कंकरेंस में बदल दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजीआई के साथ 4 सीनियर जजेस होते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम सीधे सरकार को नाम नहीं भेजता, बल्कि उस चेन में पहले एससी कॉलेजियम का अप्रूवल आता है। बिल्कुल। और आखिरी सबसे बड़ा नियम, सरकार आईबी बैकग्राउंड चेक के बाद फाइल वापस तो भेज सकती है, पर अगर कॉलेजियम ने नाम रिआइटरेट कर दिया तो सरकार के लिए उस नियुक्ति पर मोहर लगाना अनिवार्य हो जाता है। ये समरी ना इस पूरे एवोल्यूशन को परफेक्टली इनकैप्सुलेट करती है। लेकिन हमारे सोर्सेज के बिल्कुल आखिरी हिस्से में एक छोटी सी डिटेल दी गई है जो इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत ही बड़ा आयाम जोड़ती है। वहाँ एक बॉक्स में नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC का जिक्र है और उसके ठीक नीचे लिखा है कि सरकार ने आखिर में एक नियुक्ति की थी, जस्टिस MN। मैंने भी उस NJAC वाले नोट पर ध्यान दिया था। ये कुछ ऐसी डिटेल लगती है जो दिखाती है कि सरकार ने इस अल्टीमेट रूल को बिना लड़े नहीं स्वीकारा। आखिर ये NJAC का मुद्दा एक्चुअल में था क्या? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि NJAC कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं था, बल्कि सरकार की एक एक्चुअल हिस्टोरिकल कोशिश थी इस पूरे सिस्टम को बदलने की। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान में संशोधन करके इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और NJAC नामक एक नया कमीशन लाने का कानून पास कर दिया था। इस नए कमीशन में सिर्फ जजेस नहीं होते, बल्कि कानून मंत्री और अन्य सदस्य भी होते, जिससे सरकार का नियुक्तियों में बराबर का दखल हो जाता। यानी सरकार ने उस प्राइवेट क्लब की रूल बुक को पूरी तरह से फाड़कर एक नई रूल बुक लिखने की कोशिश की थी, जिसमें उनका अपना वीटो पावर शामिल हो। बिल्कुल, और यही वो सबसे बड़ा टकराव था। सोचिए, अगर सालों के जजमेंट्स के जरिए जजों ने ये स्थापित कर लिया है कि जजों की नियुक्ति में फाइनल वर्ड उनका होगा, तो क्या होगा जब सरकार इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम को ही खत्म करना चाहेगी? क्या जुडिशरी एक ऐसे बदलाव को एक्सेप्ट करेगी जहां उनकी खुद की नियुक्तियों पर उनका फाइनल कंट्रोल ना हो? तो कोर्ट ने क्या किया फिर? न्यायपालिका ने, जिसने दशकों तक अपनी इंडिपेंडेंस बचाने के लिए कंसल्टेशन को कंकरेंस बनाया था, उसने इस नए NJAC कानून को असंवैधानिक करार देकर स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने तय किया कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें सरकार का सीधा दखल हो, वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए खतरा है। इसलिए NJAC को रद्द कर दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम को फिर से बहाल कर दिया गया।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से सोचना चाहिए। ये वाकई एक बेहद जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल कोलिजन था, और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। एक तरफ सरकार है जिसे जनता चुनती है और जो हर फैसले पर अपना हक जताना चाहती है, और दूसरी तरफ एक आज़ाद जुडिशरी है जो देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बचाने के लिए खुद को राजनीति से दूर रखना चाहती है। सही बात है। इन दोनों के बीच की ये रस्सी कशी आगे जाकर कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखना आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल होगा।